कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, ठीक है। अब अगर हम कुछ केसेस लेके समझ लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम पे तुमने पूछा था एल आएगा या 2L, ये कुछ केसेस समझ लें, ताकि हमें इसका कोई कंफ्यूजन ना रहे कि एल लेना है या 2 लेना। तो मान लेते हैं एक सरफेस है, मान लेते हैं फ्लूइड सरफेस। अब इस फ्लूइड सरफेस, वाटर की सरफेस मान सकते हैं, किसी भी फ्लूइड की, मान लेते हैं इसमें एक रॉड पड़ी। अब अगर हम इस रॉड को उठाएं, मान लेते हैं इस रॉड का वेट है W, ठीक है। जब हम इसको उठाएंगे ऊपर की फोर्स लगाएंगे, और अगर हम ये पूछे कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने में, तो एक फोर्स तो हाँ मुझे वेट के बराबर ही लगाना पड़ेगा, और हाँ दूसरा फोर्स ये क्योंकि लिक्विड की फ्लूइड की सरफेस पे है, तो इसके बीच में यहाँ यहाँ सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब देखो, जैसे ये रॉड है, अगर ये सरफेस पे पड़ी है, तो इसकी दो मतलब इसकी जो है दो लेंथ काउंट होंगी, एक इधर वाली और एक इधर वाली। आप ऐसे समझ इधर सकते हैं कि ये जो रॉड है, ये पानी में थोड़ा सा डूबी हुई है, यहाँ पे भी पानी ऐसे टच कर रहा है और यहाँ भी टच, लेंथ भी पूरी लेंगे और ये लेंथ भी। उस केस में जो फोर्स होगा, एक फोर्स आएगा सरफेस टेंशन की वजह से, प्लस एक फोर्स आएगा वेट। ठीक, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा, T/L होता है, तो यहाँ हो जाएगा T/2L, ठीक है, प्लस वेट W, यानी कि फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा 2L। अब मान लेते हैं एक दो केसेस और देख ले। मान लेते हैं एक रिंग है, अगर एक रिंग सरफेस पड़ी हुई है ना, किसी पानी में, तो अब देखो यहाँ पे एक लेंथ ये काउंट होगी चारों तरफ से, ठीक है, और एक लेंथ अंदर वाली भी काउंट होगी, ये वाली, ठीक है। उस केस में अगर रिंग को उठाने के लिए, अगर हम पूछे कि रिंग को ऊपर लिफ्ट करना है, कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू, मान लेते हैं रिंग का वेट है W, प्लस T/, आप लेंथ लेनी है टू तो यहाँ पाई पे आर 4 पाई आर। 4πr लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब लेकिन मान लेते हैं ये रिंग ना होके डिस्क होता, कहते हैं ये रिंग है, ऐसा हो रहा है, रिंग ना होके अगर ये डिस्क होता तो क्या होता, डिस्क के केस में, ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड ही है, और सिर्फ ये लेंथ लिया, 2 पाई आर। ठीक है, हाँ, वेट प्लस आर, ठीक है, आर इसकी रेडियस है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिपेंडिंग इस टाइप के शेप लिक्विड पे है, तो लिफ्ट करने के लिए, या उस अगर हमको सिर्फ सरफेस टेंशन फोर्स पूछा होता, वेट को हटा के हम निकाल लेंगे कि कितना फोर्स, ठीक है। का एक एक्सपीरियंस भी है कि जैसे दो ग्लास की प्लेट हो और उनके बीच में पानी आ जाए तो वो चिपक जाती है, ठीक है ना, हाँ तो छुटाने में फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो दो ग्लास की प्लेट के बीच में पानी ना हो तो आराम से अलग हो जाएगी। तो वो आराम जो से। फोर्स लगाना पड़ रहा है वो सरफेस टेंशन की वजह, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि दो सरफेस को डी अटैच करना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उस केस में जो लेंथ लेंगे, क्योंकि अगर देखो पूरे में पानी है कि पूरे चारों तरफ पैरामीटर है वो दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अमन, हाँ जैसे डिस्क है हाँ, तो उस पे सरफेस से नहीं मतलब होता है। नहीं सरफेस एरिया से नहीं मतलब है, यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए यही लेंगे, सरफेस से ठीक नहीं मतलब है। ठीक सरफेस एरिया का काम हमको वर्क वर्क में लेना है, तो वैसे भी डिस्क, डिस्क का एरिया लेने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, पर T/L, यूनिट। एल जो लेंथ है वही लेनी है, ठीक ठीक। है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरा सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया जा रहा है। एक रीज़न तो हाँ। डायरेक्ट है कि हमारे सामने, एक रीज़न तो डायरेक्ट है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूले में ही लेंथ मिल रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि मान लीजिए ये डिस्क है, ठीक, हम्म अब इस डिस्क में ये नीचे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हम्म है वो इक्वली हर तरफ से अट्रैक्ट हो रहा होगा, हम्म जबकि यहाँ पे जो डिस्क का मॉलिक्यूल है वो सिर्फ हम्म वाटर से एक तरफ से अट्रैक्ट हो रहा हम्म है ना। तो यहाँ पे एक इफेक्टिव हम्म फोर्स आएगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल डिस्क का होगा जो कि हर तरफ से अट्रैक्ट हो रहा होगा, उस पर क्या होगा, तो होगा, ठीक है। इसलिए जीरो। हमें सिर्फ क्या करना है, बाउंड्री वाले ट्रिपल एम। मॉलिक्यूल्स को ही इंक्लूड करना है, बाउंड्री को ही हमको करना
आगे बढ़ते हैं। सरफेस एनर्जी क्या है? वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए but as energy in that newly formed surface, that energy is called surface energy। क्या है कि जैसे मान वर्क लेते डन हैं, इंक्रीजिंग। इसके लिए कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं एक ऐसे मैंने यू शेप की एक मान लेते हैं एक फ्रेम ले लिया यू शेप का। इस फ्रेम में एक और पार्ट है, ये पार्ट जो है ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है ना, विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बिना। यानी कि हम यहाँ पे आइडियल केस लेके चल रहे, कोई फ्रिक्शन नहीं। अब इसके बीच में मैंने एक सोप फिल्म बना ली है। ये सोप की फिल्म हो सकती है या किसी भी फ्लूइड की कोई फिल्म है, ठीक है। फिल्म हो सकती है। Okay, अब हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगा के अब इसको नीचे खींचेंगे, तब ये पार्ट इसका नीचे आ जाएगा, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसका इतना एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हमने कल समझाया था, मतलब लास्ट टाइम पे समझाया था कि जब मॉलिक्यूल्स इनर पार्ट से लिक्विड के या फ्लूइड अपर पार्ट में आते हैं, अपर पार्ट पे उस पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो नहीं होता है, जबकि इनर पार्ट पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे लगने वाला टोटल जीरो होता है, ठीक है। जीरो। और इसीलिए जब वो इनर से सरफेस पे आते हैं तो उनको आने में कुछ वर्क करना पड़ता है, वही वर्क हमारा एनर्जी की, वही वर्क हमारा सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो अब हम यहाँ वर्क निकालेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं जो मैंने फोर्स लगाया वो एफ है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स से नीचे आ गया, या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डी डब्ल्यू डी एक्स से नीचे, स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला जाएगा एफ इंटू, ठीक। अब ये जो मैंने रॉड ली है, ये जो मूवेबल है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो रॉड है कि इसके, देखो हमने कल बताया था कि लिक्विड की जहाँ जहाँ सरफेस होती, जितनी सरफेस होती, इस मतलब जितनी सरफेस एयर में होती है उनको काउंट कर, क्योंकि ये मैंने फिल्म माना है। अब अगर तुमने फिल्म मतलब जैसे बबल जब हम फुलाते हैं, सो बबल, तो बबल के लिए जो फिल्म बनाते हैं उसके इधर भी एयर होती है उधर भी एयर होती है, ठीक उधर है। भी एयर होती, दो हाँ, सब। दोनों तरफ एयर है, बीच में फिल्म है, तो ये फिल्म है तो इसके पीछे भी एयर होगी आगे भी एयर होगी, तो ये लेंथ आगे और पीछे दोनों तरफ काउंट होगी, ठीक। तो यहाँ पे एफ की जगह तो टी इंटू एल लिखेंगे, तो टी इंटू एल की जगह टू एल लिख देंगे, ठीक है। 2L लिख। हाँ, और जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ है वो डी एक्स हुआ है। अब टू एल इंटू डी एक्स ये हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि मान लेते हैं डी ए है, डब्ल्यू या डी ए, क्या। अच्छा एक चीज और है, अगर ये हम सोप फिल्म ना लेके मान लेते हैं हम ये कोई सरफेस मान रहे होते हैं, तो उस केस में लेंथ केवल एल लेते हैं, तब भी डेरिवेशन का कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि एल इंटू डी एक्स को हम चेंज इन एरिया कह देते हैं, तो ठीक भी है। हाँ, तभी आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला यही बनता है डी डब्ल्यू इक्वल टू टी डेल्टा है, ठीक है। हाँ। इस तरीके से वर्क डन जो बना वो इंटू इज इन डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया, स्मॉल, हाँ। और या फिर ऐसे ले सकते टी डेल्टा ए। डेल्टा ए हमारा क्या है, चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया, जितना एरिया इंक्रीज हुआ है उतना ही वर्क करना। यहाँ से हम सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए। तो पीछे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बनाया था टी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हमको मान लो बात वही पड़ेगी। हाँ, मान लो हमको सरफेस टेंशन को डिफाइन करना हो, डेफिनेशन देना, तो हम कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, हम कहेंगे कि लेंथ को अगर 1 ले लें, टी और एफ बराबर हो जाएंगे, यानी कि यूनिट लेंथ पे, सरफेस के यूनिट लेंथ पे आइदर साइड जितना फोर्स लग रहा होता है वही सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ से हम अगर सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बनाना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा ए को अगर हम 1 ले लें, इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, यानी कि वर्क डन इन द सरफेस ऑफ ए फ्लूइड बाय यूनिटी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड। यानी किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है, उस लिक्विड की सरफेस एरिया को 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर यूनिट से बढ़ाने में वर्क किया जाता है, वही वर्क सरफेस टेंशन, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर पहले तो मैंने कभी ऐसे डेफिनेशन नहीं बताई है क्योंकि तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर डेफिनेशन बनानी हो तो ऐसा हम बना सकते हैं। आगे बढ़ हो गया। एक साथ में ये भी है कि जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक बिग ड्रॉप को, ठीक है, अगर हमने स्प्लिट करके छोटी छोटी मल्टीपल ड्रॉप्स बना दी तो
तो अगर इस बिग ड्रॉप का टेम्परेचर कुछ था, मान लो टी, और इन टी ड्रॉप्स का टेम्परेचर टी डैश है, तो टी डैश होगा वो टी से कम। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जब बिग ड्रॉप ब्रेक होती है स्मॉलर ड्रॉप में, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस फॉर्मूले से वर्क करना पड़ेगा इन ड्रॉप्स को ब्रेक करने के। अब ये वर्क जो है वो इसकी इंटरनल एनर्जी से आएगा, जब इसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी, ठीक है, जब इसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी तो नो डाउट इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको रिड्यूस टेम्परेचर निकालना है कि कितना कम टेम्परेचर कम हुआ, तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो वर्क आया है इसको हम बराबर ले सकते हैं एम सी डेल्टा टी, है ना, और एम मास है, सी स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, आ सकते हैं कि कितना चेंज इन टेम्परेचर आया है। ठीक है, बाकी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये वर्क जो है वो जूल, ये वर्क में कभी कभी जो स्पेसिफिक हीट है वो कैलोरी में दे रहा है, अगर कैलोरी में दे रखा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि यूनिट में रखना है। ठीक है, तो अगर एक बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप में ब्रेक होती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और अगर कई स्मॉल ड्रॉप मिलकर एक बिग ड्रॉप बनाती है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम टिक लगा आगे बढ़। अगला है एक्सेस प्रेशर क्या होगा। एक्सेस प्रेशर क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं कि ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसका शेप स्फेरिकल मेंटेन्ड है, इसका शेप क्या है, स्फेरिकल मेंटेन्ड। अब अगर हम ध्यान से समझें तो इसके हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कह सकते हैं P। अब अगर इसकी हर तरफ से ये प्रेशर लग रहा है तो ये इसका शेप मेंटेन कैसे, तो हम लोग समझने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं कि इसके चारों तरफ से एक प्रेशर लग रहा है और एक प्रेशर अंदर से लग रहा है। ठीक है, और ये जो अंदर का प्रेशर है, ये जितना बाहर से प्रेशर लग रहा है P, उससे स्मॉल अमाउंट में ये ज्यादा है। तो एक्स्ट्रा मतलब जो बाहर से प्रेशर P लग रहा है, प्रेशर अंदर से भी लग रहा है, लेकिन एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये P क्या है, एक्स्ट्रा लग रहा है। स्मॉल अमाउंट में ये प्रेशर एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसकी वजह से ये इसकी शेप को क्या किए हुए, मेंटेन। ठीक, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है P, इसकी वजह से इसकी रेडियस ये है R में थोड़ा सा चेंज आया जा रहा है। एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से इस ड्रॉप की रेडियस में एक स्मॉल चेंज आ रहा है, और उस स्मॉल चेंज को हम मान लेते हैं डेल्टा आर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस एक्सेस प्रेशर की वजह से इसकी रेडियस को इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़े। ठीक है, और उसी वर्क से हम एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा है टी डेल्टा एस। ठीक है, जहाँ टी डेल्टा ए सॉरी ये है सरफेस टेंशन, डेल्टा ए है एरिया, और वर्क का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एवरग्रीन फॉर्मूला है। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है मान लो एफ, और अच्छा फोर्स एफ लग रहा है, और इंक्रीज मतलब जो प्रेशर होता है इंक्रीज इन रेडियस है डेल्टा आर, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस एक्सेस प्रेशर पी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, ये एफ फोर्स जो है वो इस पी की वजह से ही लग रहा है, की वजह से इसकी रेडियस में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यही तो डेल्टा आर ही तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की तरह है। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा ए। ठीक, अब फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। अब ये जो फोर्स है ये एक्सेस प्रेशर की वजह से, तो लिख सकते हैं स्मॉल पी इनटू ये फोर्स इस एरिया पे लग रहा है इनर वॉल पे, यहाँ पे एरिया की जगह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये डेल्टा आर पहले ही से इक्वल टू ई, और इधर इक्वल टू ई, और डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया, इसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। बाद में एरिया हो गया है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, माइनस पहले एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आर इंटू 4 पाई कॉमन ले लो, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर
से आर स्क्वायर कट जाएगा और हम ये कहेंगे कि ये जो डेल्टा आर है ये इंक्रीजिंग रेडियस है जो कि बहुत स्मॉल है। ये क्या होगा, डेल्टा आर बहुत स्मॉल है या है ना, वेरी स्मॉल। तो डेल्टा आर स्क्वायर जो होगा नेग्लेजिबल हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो नेग्लेक्ट कर देंगे, ऐसे ये काट दिया तो आर स्क्वायर आर इक्वल ये बचा से ई इंटू आर, डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया, एक आर कट गया, एक्सेस क्या बन गया, पी बाई कैपिटल आर। ये हो गया लिक्विड। हाँ, ये एक्सप्रेशन मैंने निकाला है, इसके लिए निकाला है, ये भी लिख देते हैं। और लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के लिए निकाला है। अच्छा देखो, लिक्विड ड्रॉप में अंदर लिक्विड है, यहाँ पूरा क्या है, हाँ, बाहर एयर सरफेस लिक्विड है और बाहर एयर है। तो जिधर एयर होती है उसी सरफेस को हम काउंट करते हैं। जब इंक्रीज इन एरिया लिया तो मैंने बाहर के सरफेस का सिर्फ इंक्रीज इन एरिया लिया, ठीक है। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है 2T/R, ये लिक्विड ड्रॉप के लिए भी बहुत सही है। या फिर अगर एयर बबल इन लिक्विड, एयर बबल इन लिक्विड, अगर लिक्विड में कोई एयर बबल है, मान लेते लिक्विड के अंदर एयर बबल है, लिक्विड में जैसे ये मान लो लिक्विड है, तो इसमें अगर एयर बबल है तो इसके हर तरफ लिक्विड है, सिर्फ इसकी एक ही सरफेस तो काउंट होगी जिसमें अंदर की सरफेस है। यहाँ पे बाहर की सरफेस एरिया काउंट हो रही है, तो अंदर की सरफेस एरिया काउंट होगी, ठीक है। क्योंकि अंदर की सरफेस एरिया काउंट होगी तो इसमें भी एक ही सरफेस एरिया काउंट हो रहा है, इसमें भी एक ही। इसके लिए जब हम एक्सेस प्रेशर निकालेंगे तब भी यही आएगा 2T, ठीक। और जब हम सोप बबल के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो सोप बबल के केस में डबल सरफेस काउंट होगी, अंदर की भी बाहर की, क्योंकि सोप बबल में अंदर एयर होती है और बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है, तो दोनों तरफ एयर है, ठीक है। सोप बबल के केस में जब इंक्रीज इन एरिया लेंगे तो अंदर से भी इंक्रीज इन एरिया लेंगे और बाहर से भी एरिया इंक्रीज। ये जो इंक्रीज एरिया लिया है यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, ठीक। जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आएगा, यार की जगह फॉर्मूला बन जाएगा 4T/R, ठीक है। तरीके से ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, 2T/R लिक्विड ड्रॉप के लिए भी और एयर बबल के लिए भी, और 4T/R सोप, ठीक है। अब इस पे एक किसी प्रॉब्लम करके देखते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, एक ट्यूब के थ्रू 2 सोप बबल हमने ज्वाइन कर रखे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और बीच में स्टॉपर लगा हुआ जो एयर को इधर से उधर जाने से रोक रहा है। अगर हम इस एयर को ऑन कर देंगे, यहाँ से इसको टैप को ऑन कर देंगे, क्या होगा, छोटा वाला बबल श्रिंक हो जाएगा, बड़ा वाला पूरा इन्फ्लेट हो जाएगा, या फिर बड़ा वाला श्रिंक हो जाएगा, छोटा वाला इन्फ्लेट हो जाएगा, या इधर से हवा इधर जाएगी तब तक जब तक दोनों के साइज बराबर ना हो जाए, ऐसे करके, ठीक है। इसका आंसर ये सिंपल है। प्रेशर अभी हमने देखा 4T/R होता है, यानी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जब ये प्रेशर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, का रेडियस कम होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा वन कह दो, और यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा P1 बड़ा होगा और P2 छोटा। अब जब यहाँ का प्रेशर बड़ा है, ठीक है, तो एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी ना, यहाँ की सारी एयर यहाँ चली जाएगी और ये पूरा क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा और सारी एयर यहाँ, ठीक है। इसका आंसर ये है कि ये छोटा वाला श्रिंक करके बिल्कुल हो जाएगा, इसका साइज बचेगा नहीं और सारी एयर बड़े वाले बबल। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब एक और एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम तो हम आगे बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक दो प्रॉब्लम बीच में ऐसे ही डिस्कस कर ले रहे हैं जो ज़्यादा ही फेमस है। तो ये प्रॉब्लम एक फेमस प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम है 200 बबल है। अब ये 200 बबल की एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2, ये दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं। R1 है और इससे एक R2 स्टिक कर गया, ठीक है। तो जब स्टिक करता है तो कुछ ऐसा हो जाता है, देखा होगा, ऐसे कुछ स्टिक करता है ना, ये तो स्टिक करता है। मान लेते हैं इसकी रेडियस R1 है एक की, और दूसरे वाले की रेडियस R2 है। अब हमको बताना है कि ये जो कॉमन सरफेस बना है, कॉमन सरफेस बना है, इसका रेडियस क्या होगा।
कॉमन सरफेस का रेडियस क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉमन सरफेस है इसमें इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, और इधर से जो सरफेस लग रहा है वो P2 है। तो इस कॉमन सरफेस में जो प्रेशर जनरेट होगा P, क्या वो P1 माइनस P2 नहीं होगा, है ना। अब P इक्वल टू P1 कितना है, P का अब जो को P मान लेते हैं, ये जो कॉमन सरफेस बनी है उसकी जो रेडियस है वो मान लो कैपिटल आर है। कॉमन सरफेस के लिए प्रेशर का फॉर्मूला होगा वो टी बाई कैपिटल आर, और इक्वल वन के लिए होगा फोर बाई आर वन माइनस फोर बाई आर टू। फोर टी कॉमन लेके काट दो, वन बाई आर इक्वल टू बाई आर वन, फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूले से आते रहते, कॉमन सरफेस रेडियस पूछते ये आंसर निकाल, ठीक है। हाँ, रेडियस बढ़ रही है घट रही है ओवरऑल? अब ये तो क्वेश्चन हो तो उससे कैलकुलेट करके ही बता सकते हैं कि रेडियस बढ़ रही, क्योंकि कैपिटल आर जो आएगा वो ओवरऑल आएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू। ओवरऑल रेडियस बढ़ रही है, ऐसे एक तो ऊपर प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब है इंक्रीज करना रेडियस, भाई जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, अगर रेडियस मतलब जीरो से कम, वन से कम नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज नीचे डिफरेंस है, डिफरेंस जितना नीचे यानी नीचे आर जो है, ये जो नीचे फैक्टर आ रहा है ये कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये इसको और इंक्रीज करेगा, ठीक है। कॉमन रेडियस की जो कॉमन रेडियस होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और वैसे भी देखो मैंने जो कॉमन रेडियस का वो बनाया वो बड़ा ही बनाया है, ठीक है। रेडियस बढ़ेगी नो डाउट, क्यों बढ़ेगी उसका एक और रीजन है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ये कह सकते हो कि जो एक्सेस प्रेशर न्यूली फॉर्म सरफेस का बन रहा है वो प्रेशर डिफरेंस का भी डिफरेंस है, यानी माइनस करके आ रहा है। तो यानी कि जो अब जो सरफेस बन रही है उसका जो प्रेशर है वो बाकी दोनों के प्रेशर का डिफरेंस है, यानी कम प्रेशर जनरेट होगा ना। तो जब कम प्रेशर जनरेट होगा तो रेडियस ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि रेडियस के इनवर्सली दोनों दोनों ही तरीके से रेडियस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हाँ उसको सही कर ले। हाँ, अगर ऐसा होता कि एक ड्रॉप है और उसके अंदर दूसरी ड्रॉप इसी में चिपक जा रही है, ठीक, तो उस केस में जो सरफेस बनती है उसमें दोनों प्रेशर अंदर ही से लग रहे होते, तब ऐसा कुछ फॉर्मूला हो सकता था कि आप प्लस हो। लेकिन फिर उस केस में ये भी होता ना कि जहाँ पे ये टच करती, फिर ये सरफेस पे फिर इसी का प्रेशर इफेक्टिव होता है, इस वाली ड्रॉप का प्रेशर मतलब इस वाली सरफेस का प्रेशर यहाँ पे कैसे आता, ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे कॉमन सरफेस है तो इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर। एक क्वेश्चन है कि दो सोप बबल है, एक का रेडियस स्मॉल ए है और दूसरे का रेडियस कैपिटल स्मॉल बी है, ठीक है। और दोनों मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, ये है इसका रेडियस ए है, और एक ये है इसका रेडियस बी है, और ये दोनों मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, रेडियस सी है। हम और इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है बाहर से पी नॉट है, तो हमें सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, अगर हम ए बी और सी तीनों का इंटरनल प्रेशर, देखो एक्सेस प्रेशर क्या होता है 4T/R होता है बबल, लेकिन हमने बताया था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो एक्सेस प्रेशर प्लस जो एक्सटर्नल प्रेशर है उतना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस ए वाली ड्रॉप का टोटल प्रेशर पी ए पूछे तो वो कितना होना चाहिए, पी नॉट प्लस 4T/A। अगर हम पी बी पूछे तो होना चाहिए पी नॉट प्लस 4T/B। और ऐसे ही अगर हम पी सी पूछे तो होना चाहिए जो ड्रॉप जो बबल बन रहा है उसकी प्रेशर होनी चाहिए पी नॉट प्लस 4/B। अब देखो, अच्छा अगर हम इनकी वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए है π3 π a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बी जो है वो है 4/3 पाई, और वॉल्यूम जो है वो है 4/3 पाई। अच्छा देखो, क्योंकि यहाँ पे जब ये दोनों कोलैप्स करेंगे मिलेंगे तो इनका जो मास है, तो जितना इसका मास होगा सो बबल का, तो बबल का मास का मतलब क्या है, अंदर तो एयर है, इसकी जो फिल्म है चारों तरफ ना, फिल्म के लिक्विड है जिस लिक्विड से फिल्म बनी है उस लिक्विड का मास और इसकी लिक्विड का मास, इन दोनों का मास इसके बराबर होगा। अगर मास का सम
अब क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास से अगर मास दोनों का मास का सम इसके बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। म्यू ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो नंबर ऑफ मोल्स अलग होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग होता है, लेकिन जो भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उसको जब हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वही नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम ये करें कि नंबर ऑफ मोल्स सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी से हम ये कह सकते हैं कि इनके मोल्स का सम इसके मोल के बराबर होगा। लेकिन मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर नहीं होता है ये दोनों, लेकिन प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ देखेंगे। हम ये कह सकते हैं म्यू ए प्लस म्यू बी इक्वल टू होना चाहिए म्यू सी। अब एक फॉर्मूला होता है पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, इक्वल टू क्या होता है म्यू आर टी। इसको अगर हम यूज़ करें, ठीक है, तो म्यू अगर हम इसको यूज़ करें म्यू ए की जगह हम लिख सकते हैं पी ए अपॉन आर टी। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहा गया है कि ये आइसोथर्मली कोलैप्स कर रहे हैं। आर गैस कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर सेम रहेगा। ऐसे ही बी के लिए पी ऑन आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन आर। अब पी ए की जगह आएगा पी नॉट प्लस 4T/A और वी ए की जगह आएगा 4π³ और आर टी सब में से कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है, प्लस पी नॉट प्लस 4πB और बी बी की जगह 4π³ नॉट प्लस 4πC, बी बी की जगह 4πC, यहाँ भी 4π/3 सब में से कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे हम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम निकाल नहीं रहे, सीधे हम फॉर्मूला जो आएगा वो लिख देते हैं। तो सरफेस टेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा, वो आएगा टी इक्वल टू नॉट क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी ओवर में 4A² प्लस B² माइनस है, ठीक है। पी नॉट मतलब स्टेशन फॉर्मूला जो बनेगा वो पी नॉट इंटू C³ माइनस A³ माइनस बी अपॉन 4A² प्लस B²। अब देखो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं पूछे, लेकिन इसका एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं स्पेशल केस है वो पूछ। हम स्पेशल केस जान लेते हैं, इसी स्पेशल केस के लिए हमने इसको पूरा किया है। स्पेशल केस ये है कि अगर हम वैक्यूम में हों, मान लेते हैं ये पूरा प्रोसेस वैक्यूम में हो रहा होता, वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट क्या हो जाता, जीरो हो जाता, ठीक है। जब ये पी नॉट जीरो हो जाता तो देखो पी नॉट की जगह जीरो कर देते तो क्या होता है, जो यहाँ पे जो नीचे है इसको हम इधर भेजते हैं भाई, ये जो A² प्लस B² माइनस C² पार्ट है इसको इधर भेजते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जीरो आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि और A² प्लस B² प्लस C² माइनस C², ऐसे सोचो पूरे को इधर भेज दिया इक्वल टू और पी नॉट समथिंग लिखा हुआ और पी नॉट वाला पार्ट जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया। इससे ये रिजल्ट आया A² प्लस B² इक्वल टू C², यानी कि जो न्यू बबल फॉर्म हुई है सोप बबल की रेडियस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं A² प्लस B² इक्वल टू C²। अगर हमको यही पूरी प्रॉब्लम दे देता और कहता फ्री स्पेस में ऐसा हो रहा है तो बताओ कि जो बबल बन रही है उसका रेडियस कितना है, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन स्पेशल केस में ऐसे पूछा जा सकता है और आसान भी है फॉर्मूला पाइथागोरस तरह याद रख सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम इसको और भी चीज अब अच्छा एक चीज और मेरे से रह गई वो भी सरफेस टेंशन है उसकी खासियत ये होती है कि जैसे कोई लिक्विड है, मतलब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो लिक्विड की जो ड्रॉप होती है रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे गिरती हैं तो उनका मतलब जो शेप होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है, उसका रीज़न अगर हमको देना हो तो उसका रीज़न यही देंगे कि क्योंकि
जो सरफेस टेंशन होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो गिवन वॉल्यूम के लिए स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करे, ठीक है। मतलब सरफेस टेंशन की ये टेंडेंसी होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या कर रहा है भाई, अगर सरफेस पे जितने भी लिक्विड्स हैं सारे हर तरफ से खींच रहे हैं जैसा हमने दिखाया था, तो सारे liquid हर तरफ से खींचेंगे तो वो एक शेप एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो सरफेस टेंशन की ये टेंडेंसी है कि वो ऐसा शेप एक्वायर करने में हेल्प करता है का इसका सरफेस एरिया सबसे कम हो गिवन वॉल्यूम के, ठीक है। क्यों? ताकि कि हमने देखा ना वर्क जो है वो टी डेल्टा ए होता है, मतलब सरफेस एनर्जी है वो एरिया पे डिपेंड करती है। एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी कम होगी, और हम जानते हैं कि मतलब स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए सिस्टम लेस एनर्जी की जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा शेप प्रोवाइड करता है सरफेस टेंशन जिसमें गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया मिनिमम हो या लीस्ट हो, और वो है एयर। इस एयर का जो वॉल्यूम होता है, एयर का जो सरफेस एरिया होता है गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम होता है, ठीक है। तो इसलिए भी ड्रॉप्स हैं जब वो फॉल करती हैं तो वो स्फेरिकल शेप प्रोवाइड कर लेती हैं। हाँ, लार्ज ड्रॉप है वो उनका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर चाहे जितनी लार्ज ड्रॉप हो, अगर एक एक ड्रम पानी हम वैक्यूम में डाल दें तो वैक्यूम में क्या होगा, मतलब फ्री स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, वैक्यूम में क्या होगा, वो एक ड्रम पानी बिल्कुल एक बड़ी सी स्फेरिकल ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम मिनिस्कस वगैरह देखेंगे। एक्सेस प्रेशर बता दिया मैंने, और एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम बता दी। अब आगे बढ़े।